एनएफएस के जरिए आपको, अगर आप दलित पिछड़े समाज से आते हैं तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग इंटरव्यू में आपको कह देंगे कि नॉट फाउंड सूटेबल। जब वो व्यक्ति एलिजिबल है तो आप उसको एनएफएस के जरिए अयोग्य कैसे घोषित कर सकते हैं? ये एक नई मतलब एक कमेटी होगी जो कि एक तरीके से जैसे वाइवा होता है, इंटरव्यू लेगी और उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका रिटन में पास हो जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में वो मनवादी आपको फेल कर देंगे। और ये हो रहा है, उसका रीजन होगा एनएफएस। हाँ, ये दलित और पिछड़ों के साथ हो रहा है और हर परीक्षा में हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आरटीआई के जरिए राहुल गांधी जी ने लाखों की संख्या में ये आंकड़े निकाल के दिए हैं। और हमारी ये मांग है कि एनएफएस को खत्म किया जाए। जब आप एलिजिबल कैंडिडेट को ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वो अयोग्य कैसे हो सकता है? तो ये तमाम सवालात हैं जो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं। इससे 90% जो देश की आबादी है उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं इस बात पर एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे कि आपने कहा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण तो पहले से ही संविधान के तहत मिल रहा है, तो एक तरफ आपको संविधान में भी आरक्षण चाहिए, फिर प्राइवेट नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि सरकारी भी आरक्षण चाहिए और गैर सरकारी भी आरक्षण चाहिए, तो फिर तो आरक्षण ही आरक्षण हो जाएगा। रिपोर्ट को आप पढ़ो, सरकारी विद्यालय इस समय कितने हैं देश में? मात्र 5% सरकारी विद्यालय बचे हायर एजुकेशन, 95% तो प्राइवेट हो गए हैं। पिछले 11 साल में सरकारी विद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से नए विद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, सब निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। तो निजी हाथों में भी तो हमें आरक्षण दो निजी क्षेत्र में। क्या वो निजी क्षेत्र वो 10% लोगों के लिए है? आप देखो ना कितने डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। सरकारी क्षेत्र यहाँ रह रहा है, निजी क्षेत्र ऊपर बढ़ता जा रहा है। 11% ओबीसी बच्चे पढ़ रहे हैं, मात्र 1% दलित और आधा फीसदी आदिवासी, यानी कि टोटल 12% बच्चों को एडमिशन वहाँ मिले हैं और जबकि 90% इनकी आबादी है। तो आप ये मान के चलो इस देश की जो मनवादी सरकार है उसने 90% के लोगों को शिक्षा जैसे संस्थानों में 12% पे रोक दिया। क्यों रोका है? अब उनकी वहाँ फीस देख लो। एक छोटे से छोटा कोर्स, जैसे हम बिट्स प्लानी की बात करें तो उस कोर्स में बीटेक की बात कर लो, बीटेक की जो पढ़ाई है वो 6 लाख रुपए 1 साल की है। तो क्या कोई गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है? मुश्किल। अशोका यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ एक कोर्स ऐसा है बी आर्किटेक्ट जिसकी 6 साल की पढ़ाई है और उसकी टोटल जो लमसम फीस है 60 लाख रुपए है। क्या एक मध्यम वर्गीय वहाँ अपना बच्चा पढ़ा सकता है? आप पढ़ा सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बीटेक की 1 साल की फीस 5 से 6 लाख रुपए है। तो ये तमाम सवालात वहाँ किए गए और ये बोला गया कि 27% तो ओबीसी का आरक्षण हो, उनमें 15% दलित हो और 7.5% आदिवासियों के आरक्षण की सुनिश्चिति की जाए। क्योंकि ये एक संविधान में संशोधन हुआ था, ये मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया था, आर्टिकल 15(5) बोलते हैं। और इसको प्रस्तावित तमाम उलझनों के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम मनवादी लोगों ने इसमें विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद ये जनवरी 2014 में इसको प्रस्तावित कर दिया गया था। उस समय चुनाव हुए, सरकार बदल गई और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल बाद भी इसको लागू नहीं किया। तो अब आप अंदाजा लगा लो, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहने भर के दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, इनके दिल में सिर्फ अडानी अंबानी जैसे व्यापारी हैं। तो ये मुद्दा बड़ा संजीदा है और ये सवाल अब प्रधानमंत्री के सामने और सरकार के सामने रख दिया गया है कि इसमें आप देखो फीस कम करो, फीस कम करने की सुनिश्चिति करो, या फिर उसमें दलित पिछड़े जो बच्चे हैं उनको आरक्षण तो दो ही, उनकी फीस में भी कुछ सरकार की तरफ से भी मदद होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बात देश की हो रही है और बात हो रही है इस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आक्रामक तेवर जो नजर आ रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ मेरा ही सवाल नहीं है, जनता का भी सवाल है और सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं का सवाल है कि आखिर बदले बदले राहुल नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे पर जो सत्ताधारी पार्टी को वो ला रहे हैं सामने, उनको घसीट रहे हैं और उनका नकाब उतारने की बातें कर रहे हैं। इतना दम कहाँ से आ रहा है राहुल गांधी? देखिए, ये तो जनता की ताकत है। जब नेता विपक्ष जनता ने बनाया है तो जनता से जो प्यार मिला है, जनता से जो सपोर्ट मिल रहा है, तो वो सपोर्ट ही है जो उनकी ताकत बना हुआ है और उसी वजह से वो मुखर होकर बोल रहे हैं। नहीं, मैं जनता की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अरुणेश जी। जैसे अभी पहले एटम बम की बात चली, अब हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं। बम पे बम, एक के बाद एक बम। आखिर इतना जखीरा राहुल गांधी ने इकट्ठा कर रखा है, तो ये कौन से बम हैं, कौन से धमाके हैं? ये देश के लोग ही सवाल कर रहे हैं ना। देश के लोगों के जो सवाल हैं उनकी आवाज़ बने हैं। पहले क्या है कि लोग एक एक करके सवाल करते थे, तो लोगों के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे थे या देना नहीं चाहते थे या वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती थी। लेकिन अब जब वो नेता विपक्ष, नेता विरोधी दल बोलेगा तो उस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नहीं देंगे तो सरकार से कोई ना कोई तो देगा। संसद में अगर कोई सवाल उठता है तो उस सवाल का जवाब, रिकॉर्डेड जवाब जाएगा, चाहे वो नकारात्मक जवाब हो।
तो जनता के बीच में अब राहुल जी हैं, हर वर्ग से मिल रहे हैं, तमाम यात्राएं कर रहे हैं, तमाम तरीके से उनके जो जनता से संवाद के तरीके चल रहे हैं। हर चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, हर समाज से वो मिल रहे हैं, कामगार समाज से मिल रहे हैं। तो सवाल आ रहे हैं जनता के बीच में रह के, तो उन सवालों के जवाब राहुल जी दे रहे हैं। अच्छा, जनता का भी एक सवाल है, दर्शक इस बात को मानेंगे कि वाकई ये सवाल होना चाहिए, और मेरा भी ये सवाल है। आप तो खैर कांग्रेस में पसमानदा जो समाज है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी ओबीसी समाज से जो है आप आते हैं, तो ये जो आरक्षण का मामला है इस पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें आरक्षण को लेकर भी मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल, देखिए अभी संसदीय बोर्ड का जो एक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं, उनकी एक 300 पेज की रिपोर्ट आई है। अच्छा, रिपोर्ट आई है उनकी, कोई सर्वे कराया था उन्होंने? सर्वे हुआ था, और उसमें तमाम जो 31 सदस्यीय संसदीय बोर्ड की कमेटी, जिसमें बीजेपी के भी 16 लोग हैं, 16 सांसद बीजेपी के, 15 सांसद। ये भी अच्छा किया कि आपने इस बात को खोल दिया कि उन्होंने उसमें विपक्ष के और सत्ताधारी पार्टी के सब लोगों को शामिल किया है, वरना रिपोर्ट एक तरफा मान ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में ये प्रस्ताव आया है कि मात्र 11% तो ओबीसी के लोग निजी विश्वविद्यालय में और निजी जो राज्य विश्वविद्यालय हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन का डेटा है 12th के बाद का, जो 12th के बाद के कोर्सेज होते हैं, इसमें 527 तो प्राइवेट कॉलेज जो रेपुटेड कॉलेज हैं उनका डाटा लिया गया, और 514 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का डेटा लिया गया है। और डेटा कोई छोटा मोटा नहीं, लाखों की संख्या में है। 11% ओबीसी बच्चे पढ़ रहे हैं, मात्र 1% दलित और आधा फीसदी आदिवासी, यानी कि टोटल 12% बच्चों को एडमिशन वहाँ मिले हैं, और जबकि 90% इनकी आबादी है। तो आप ये मान के चलो, इस देश की जो मनवादी सरकार है उसने 90% के लोगों को शिक्षा जैसे संस्थानों 12% पे रोक दिया। क्यों रोका है? अब उनकी वहाँ फीस देख लो। एक छोटे से छोटा कोर्स, जैसे हम बिट्स प्लानी की बात करें तो उस कोर्स में बीटेक की बात कर लो, बीटेक की जो पढ़ाई है वो 6 लाख रुपए 1 साल की है। तो क्या कोई गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है? नहीं, मुश्किल। अशोका यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ एक कोर्स ऐसा है बी आर्किटेक्ट, जिसकी 6 साल की पढ़ाई है और उसकी टोटल जो लमसम फीस है 60 लाख रुपए है। क्या एक मध्यम वर्गीय वहाँ अपना बच्चा पढ़ा सकता है? आप पढ़ा सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बीटेक की 1 साल की फ़ीस 5 से 6 लाख रुपए है। तो ये तमाम सवालात वहाँ किए गए, और ये बोला गया कि 27% तो ओबीसी का आरक्षण हो, उनमें 15% दलित हो, और 7.5% आदिवासियों के आरक्षण की सुनिश्चिति की जाए। क्योंकि ये एक संविधान में संशोधन हुआ था, ये मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया था, आर्टिकल 15(5) बोलते हैं, और इसको प्रस्तावित तमाम उलझनों के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम मनवादी लोगों ने इसमें विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद ये जनवरी 2014 में इसको प्रस्तावित कर दिया गया था। उस समय चुनाव हुए, सरकार बदल गई, और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल बाद भी इसको लागू नहीं किया। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहने भर के दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, इनके दिल में सिर्फ अडानी अंबानी जैसे व्यापारी हैं। तो ये मुद्दा बड़ा संजीदा है, और ये सवाल अब प्रधानमंत्री के सामने और सरकार के सामने रख दिया गया है कि इसमें आप देखो, फीस कम करो, फीस कम करने की सुनिश्चिति करो, या फिर उसमें दलित पिछड़े जो बच्चे हैं उनको आरक्षण तो दो ही, उनकी फीस में भी कुछ सरकार की तरफ से भी मदद होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं इस बात पर एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे कि आपने कहा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण तो पहले से ही संविधान के तहत मिल रहा है, तो एक तरफ आपको संविधान में भी आरक्षण चाहिए, फिर प्राइवेट नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि सरकारी भी आरक्षण चाहिए और गैर सरकारी भी आरक्षण चाहिए, तो फिर तो आरक्षण ही आरक्षण हो जाएगा। उस रिपोर्ट को आप पढ़ो, सरकारी विद्यालय इस समय कितने हैं देश में? मात्र 5% सरकारी विद्यालय बचे हैं हायर एजुकेशन, 95% तो प्राइवेट हो गए हैं। पिछले 11 साल में सरकारी विद्यालयों और यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से नए विद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं खुली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, सब निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। तो निजी हाथों में भी तो हमें आरक्षण दो निजी क्षेत्र में। क्या वो निजी क्षेत्र वो 10% लोगों के लिए है?
आप देखो ना कितने डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। सरकारी क्षेत्र यहाँ रह रहा है, निजी क्षेत्र ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ही एक बड़ा संजीदा मुद्दा है जिस पे राहुल जी ने सवाल खड़ा किया था, एनएफएस। जी, एनएफएस क्या है यहाँ? एनएफएस एक नया मनुवाद है, इसको कहते हैं नॉट फाउंड सुइटेबल। सपोज कीजिए आपने डॉक्टरी की परीक्षा पढ़ाई करी, एमबीबीएस, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी अस्पताल में, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन एनएफएस के जरिए आपको, अगर आप दलित पिछड़े समाज से आते हैं, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग इंटरव्यू में आपको कह देंगे कि नॉट फाउंड सुइटेबल। जब वो व्यक्ति एलिजिबल है तो आप उसको एनएफएस के जरिए अयोग्य कैसे घोषित कर सकते हैं? ये एक नई मतलब एक कमेटी होगी जो कि एक तरीके से जैसे वाइवा होता है, इंटरव्यू लेगी और उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका रिटन में पास हो जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में वो मनवादी आपको फेल कर देंगे। और ये हो रहा है, और उसका रीजन होगा एनएफएस। हाँ, ये दलित और पिछड़ों के साथ हो रहा है और हर परीक्षा में हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आरटीआई के जरिए राहुल गांधी जी ने लाखों की संख्या में ये आंकड़े निकाल के दिए हैं। और हमारी ये मांग है कि एनएफएस को ख़त्म किया जाए। जब आप एलिजिबल कैंडिडेट को ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो अयोग्य कैसे हो सकता है? तो ये तमाम सवालात हैं जो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं। इससे 90% जो देश की आबादी है उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी किस तरीके के सवाल उठा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? प्रोफेसर अरुणेश यादव ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या आखिर ये एनएफएस का मुद्दा क्या है? ये आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर की बात है, लेकिन इस एनएफएस को समझना होगा। और एनएफएस को समझने के बाद आपको अगर लगता है कि राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए, अरुणेश यादव की बातों का समर्थन करना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें कि आखिर ये एनएफएस नाम का जो रावण है ये किस तरीके से हमारी नौकरियों को यानी सीता को हर रहा है। तो ऐसे हरण का विरोध करना ज़रूरी होगा और हमें जागरूक होना अति आवश्यक होगा। बहुत सारे बातों पर और चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।